सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और एक उन लोगों की तस्वीर है। टीम ज़रा चलाइएगा तस्वीरें भी। एक तस्वीर उन लोगों की है जो 75 साल पहले अपने माल जान और इज़्ज़त की कुर्बानियाँ देकर भी अपने वतन पहुँचने पर खुश थे, बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उन्हीं की अगली नस्लों की है जो मायूस होकर महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल से मजबूर होकर अपनी ज़िंदगियां तक दांव पर लगाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। पिछले हफ्ते तकरीबन 750 पनाह गुज़ीन, जिनमें 400 पाकिस्तानी थे, एक कश्ती में बैठकर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए मिस्र से इटली की जानिब चले गए और अफसोस के मंजिल तक नहीं पहुँच सके। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इन्होंने तो तिनका तिनका जोड़ कर न जाने किस तरह से 25 लाख रुपए स्मगलरों के हवाले किए थे। लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? अब जरा आगे सुने। ये जो मिस्री, शामी और फ़लस्तीनी हैं, ये ऊपर के खुले हिस्से में थे और वहाँ किसी पाकिस्तानी को आने की इजाज़त नहीं थी। सुनते जाइए। इतलात के मुताबिक कोई पानी पीने ऊपर आना चाहता तो उस पर तशद्दुद किया जाता बाकायदा। औरतें और बच्चे इसी घुटन में, इसी हालत में सामान के साथ आप देख ले कि कई रोज़ बंद रहे और इसी हालत में दुनिया से चले गए। और 3 रोज़ बाद मिस्री कश्ती का जो इंजन है और इसके साथ कह लें कि जो धड़कते सैकड़ों दिल हैं, वो बंद हो गए। ये इस बदकिस्मत कश्ती की आखिरी तस्वीर है। ज़रा देखिएगा, स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर। यूनान के साहिल पर मीलों गहरे बुहिरे रोम में डूबने से चंद घंटों पहले ये तस्वीर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने ली थी। ज़रा तसव्वुर करें, महसूस करें क्या मंजर होगा जब कोई बच्चा प्यास और घुटन से तड़प कर माँ की गोद में जान देता होगा। उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जो चाहते हुए भी कुछ करने से कासिर रहा। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत ज़िंदगी जीना चाहते थे, अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते थे, अच्छा खाना खिलाना चाहते थे, जो कपड़े पहनाना चाहते थे? क्या इनका एक कसूर था कि कतार में लगकर ये सस्ता आटा खरीदने पर राजी नहीं थे? क्या सियासतदानों के एक दूसरे पर मुल्क तबाह करने के इल्ज़ामात इनके पेट का दोज़ख भरने के लिए काफ़ी ना थे? और हद तो ये कि कश्ती हादसे में जान देने वाले अफराद के लवाहिकीन इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ केस भी नहीं करना चाहते। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क में गरीब के मुकदमे का क्या हाल होता है, या फिर शायद वो सिक्योरिटी दारों की तफ्तीश और पूछगछ की जो मजीद ज़िल्लत है बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। और ये पहली बार नहीं है कि गैर कानूनी तारकीन वतन यूँ मुल्क छोड़ने की कोशिश में अपनी जान से गए। लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाक़या आखिरी साबित होगा, आखिरी वाक़या साबित होगा? इस पे बात करने के लिए और मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इस पर भी आगे चल के मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है पैनलिस्ट, उनका तारुफ करवा देती हूँ जी। सीनियर तजियाकार सहाफ़ी मुजाहिद बेलवी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अतर काज़मी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आयशा गुल अलई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुजाहिद बेलवी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मुजाहिद बेलवी साहब, ये मैरीटाइम मिनिस्ट्री के होते हुए इतना बड़ा सानिया हो गया और यहाँ से लोग किस तरह इन स्मगलर्स के हाथ चढ़कर अपनी जानें गंवा बैठते हैं, ये क्या समझ आती है आपको? देखिए, शुक्रिया फिजा के अभी कुछ चंद माह पहले गालिबन फरवरी में ये वाक़या सानिया हुआ था जब एक हॉकी की बड़ी प्लेयर के हवाले से आया था कि उस वक्त भी इसी तरह कश्ती में डूब कर वो जो हो गई थी। 2-4 दिन हम लोग भी, आप लोग शोर मचाते हैं, अखबारों में खबर बनती है, हमें भी जरूरत होती है शो की। हालांकि अभी 5 मिनट बाद आपको अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई ना कि परवेज इलाही ने जो है तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, तो हम सबको छोड़कर जो है उधर चली जाएंगी। ये तो हमारा अपना मीडिया का भी हाल है। ऐसा ही है ना, ये सब भूल जाएंगी, ये सब गुजरावाला गुजरात बेचारों के साथ क्या हुआ। मीडिया का ये कसूर है, इदारों का ये। आज ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, यानी वो तकरीर जो फरमा रहे थे कि मुल्क के माशी हालात यूँ हो गए, ये हो गए। अरे भाई, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अतर तो खैर बहुत ट्रैवल करते हैं हम सब लोग,
हमें आने जाने में जो एक बाकायदा लीगली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारी चेकिंग कितना होती है, कितना इस तरह होता है, सिक्योरिटी के इदारे, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी। सवाल ये है कि ये लोग सब इतने सब जमा होकर गए किस तरीके से। अब आज खलायगिरी कराची से उनको वीजा दुबई और लीबिया का गया, और सैकड़ों लोग लीबिया एक जमाने में आपको याद है लीबिया साजिश केस बड़ा मशहूर हुआ था। अब ये मुझे इस पे तो यकीन नहीं है कि लीबिया के गए। हमारा कुछ कहना है कि नहीं, यहाँ से काफी तादाद में लोगों को कराची में कश्तियों में, ये जो हमारा ओपन बॉर्डर है ना गवादर से लेकर यहाँ तक का, वहां से पता नहीं कहाँ से घुमाते फिराते, क्योंकि मार्च में निकले हैं। तो मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 9 जून को उनकी खबर आती है। तो 4 महीने पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारों को ले आते, फिर पहुंचाया उन्हें लीबिया, जहां से उन्हें जाना था इटली। ये यहाँ तक हमने सुना है, इटली के बीच में क्या हुआ। तो ये जो आपके जो हमारे तमाम एजेंसियां हैं वो हमें और अशरीफ लोगों को और वो तो छोड़िए, पिंडी इस्लामाबाद चले जाइए, कितनी एजेंसियां आपको रोकती हैं, मोटरवे पे किस तरह रोका जाता है। मैं अपने ये जो रहता हूँ इधर, यहाँ से अपने घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल वालों को किस तरह रोका जाता है। ये जो रेंजर्स है, ये जो पुलिस है, ये जो फला है और ये जो एजेंसियां हैं, मतलब ये कि ये आज हो रहा है, जैसे कह रहे थे नस्ल दर नस्ल से हो रहा है। ये हम 50 साल पहले भी सुन रहे थे, पूरा माफिया है। और ये माफिया चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीस पार्टी गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट हो, उसको और आगे भी हम टच क्या नहीं सुनते करते। रहेंगे ये मुजाहिद साहब। और इतने करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है कि घर बैठे जो इन्हें मिलता है। खैर मराद के नाम पर मैं चाहूंगा जरा ये भी बात करूंगा, ये जो हमारे ज़रा बानी और फारूक नाइक ने मिलकर सादिक संजरानी के साथ किस तरह करोड़ों अरबों रुपए की मराद ली है। बाकायदा बिल पास हुआ है 5 मिनट के अंदर सेनेट में, और वो सबने दस्तखत कर दिए थे कि किस तरह उनको वो मिलेंगी। तो इसलिए हर लेवल पे और आम आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है, और देखेंगे कोई 300 पाकिस्तानी, आज 5वां दिन है भाई। यूनान में हमारा कोई कॉन्सुलेट है या नहीं है, इटली में हमारा कोई कॉन्सुलेट है या नहीं है, लीबिया में हमारा कोई कौंसल जनरल सफीर है या नहीं है। 5वें दिन भी वो 12 पाकिस्तानियों के बारे में ये तो बताते हैं, 300 बात नहीं बताते। एक भी अगर वेस्ट का बंदा हो जाए, और खबर भी बीबीसी करता है, तो पता नहीं क्या 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 वो एक तेरी अमेरिकन या ब्रिटिश किसी को रखे ना। बहरहाल देखिए ना किस तरह फैशन डिजाइनर मिलने आ गई। आपकी इजाजत से मैं बाकी मेहमानों को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है मुजाहिद साहब। अतर साहब, आप मुजाहिद बरेलवी साहब को भी सुन रहे थे, तो अतर ये जो यूरोप है ये दूसरी कौमों से नफरत के सबब कह लें कि ऐसी पॉलिसीज़ पे अमल पैर है जिनका सीधा सीधा मकसद है तारकीन वतन को अपने मुल्कों से दूर रखना। चाहे लोग आंखों के सामने मरते दिखाई दे रहे हो, या हमने देखा, तो वहाँ तो पॉलिसियाँ तब्दील होंगी नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? आप बाहर रहे हैं और आप वहाँ के कवानीन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि वहाँ रहकर बहुत सी चीज़ें आपने समझी होंगी जो दूर से लोग नहीं समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ लोग ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जब काबीना में ये जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ जब सियासतदानों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, तमाम मुराद होती हैं, तो जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं होते हैं, गरीब है गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। क्या है आपका एनालिसिस इस सब पर? देखिए, पहले तो जो बातें मुजाहिद बरेलवी साहब ने की हैं, बड़ी वो तल्ख हकीकत है जो उन्होंने बड़े बेहतरीन अल्फाज में बयान कर दी, सब कुछ कह भी दिया। और जो समझने की चीजें हैं कि ये क्यों, इस नहज पे हम किस तरह पहुंचे, किसी गैर से हम क्या गिला करें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहां से निकलना, और ये कोई एक साल की कहानी नहीं है, ये कई बरसों से हम सुन रहे हैं, और अक्सर इस किस्म के हादसात भी होते रहते हैं। होता यह है कि जो दीगर मुआशरे जहां पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? उन मुआशरों के अंदर जो फर्द है, जो शहरी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम आज किसी यूनान से क्या गिला करें या किसी और मुल्क से क्या गिला करें? हम क्या, हमारे अपनी जो रियासत है, हमारी अपनी जो हुकूमत है, उसका शहरियों के साथ ऐसा रवैया है 75 साल में कि जहां पे शहरी आपको ऐसा लगे कि शहरी जो है वो रियासत की तवज्जो का महवर है और शहरी के इर्द गिर्द हर चीज घूमती है। यहाँ पे तो शहरियों को आपने घुमाया हुआ है। कुछ लोग अशराफिया जो है वो इक़्तिदार में है, और शहरियों का मकसद या शहरियों की जनाब जिंदगी का टोटल ये है कि जनाब वो इन लोगों की खिदमत करेंगे, इन लोगों के लिए टैक्स इकट्ठा करेंगे, ये उन टैक्सों के ऊपर अय्याशियां करेंगे, उन्हीं टैक्सों के जरिए इनकी मरात में इजाफा होगा। इतनी सरकारी बंगले, इतनी सरकारी इमारतें, सॉरी गाड़ियां,
तो यकीन कीजिए यूरोप के किसी मुल्क में नहीं है जितनी आपके सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी, जो गाड़ियां फिर रही होती हैं, जो मिनिस्टर्स का पोल होता है। और दूसरा उन तरक्की याफ्ता मुआशरे भी है वहां पे भी, और वैसे हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं होते जी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये एक लॉन्ग टर्म जो फेलियर है हमारा, हर गवर्नमेंट का फेलियर रहा, गवर्नमेंट के इदारों का फेलियर रहा। तो ये सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं, हुकूमत को चाहिए कि बताए, जवाब दे कि ये कैसे हो सकता है कि सैकड़ों लोग हर बरस पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीकों से जा रहे हैं, नेटवर्क भी है स्मगलर्स का, इंसानी स्मगलर्स का, उनसे टैकल करने के लिए हुकूमत कर रही क्या है? ठीक है आयशा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी है, तर आपके सवाल का पहला जवाब तो बाकी ज़रा मैं आयशा से जवाब लेती हूँ। आयशा पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। तो आयशा, ये जो हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहूँगी तहकीकात किसी नतीजे से कह लें कि उतना ही दूर होती हैं जिस तरह ये जो कश्ती है यूनान के साहिल से दूर रही है। तो क्या होगा, तहकीकात के बाद कोई नतीजा निकलेगा या खुदा न खास्ता आइंदा भी ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और हम अफसोस करते रहेंगे, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते रहेंगे? ठीक है आयशा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से नाजरीन तक, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ये सवाल लेके फिर मैं मुजाहिद बरेलवी साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर आयशा से रब्ता दोबारा बहाल होता है। तो ये तहकीकात तो शुरू हो जाती हैं, नतीजे नहीं मिलते सही, मुजाहिद साहब क्या वजह नज़र आती है? देखिए, एक तो एक तल्ख हकीकत ये है कि जो इस वक्त अब कब तक कहते रहे 13 माह हो गए, जो इस मुल्क में कहते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत से नीचे की लकीर में हैं, बेरोजगारी आपको इल्म है। हम जैसे लोग जिनको बड़े माशाल्लाह अच्छे दिनों में बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, आजकल आपको पता है हमारे खर्चात तो वैसे ही हैं, सुबह शामें वैसे ही गुजरती हैं, जिस तरह गुजारा होता है जो पूरी फैमिली का, वो हम जैसे लोगों को लगता है। और फिर आप ये देखिए मेरा तो एक यानी ये लेकिन दो सबब है, लेकिन सॉरी फिजा एक मैसेज जरूर देना चाहिए इसमें, एक उनसर और से नहीं, 40 साल से भी है कि जब मैंने भी आज प्रोग्राम में ये पूछा कि भाई 25 लाख 30 लाख तुम लड़कों को जब देते हो, और ये कौन से बाप हैं और माँ हैं, ये जो हम लोग हर वक्त जो है ठीक है इदारे एजेंसियां अपनी जिम्मेदार हम कहते हैं, लेकिन हम लोग भी अब फैमिली वाले हैं, हमारा बच्चा बाहर निकलता है तो पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, किस शहर में हो, और 1 घंटे बाद फोन करते हैं। तो इस पहलू को भी जरूर कर देना चाहिए। ये जो हम एक पॉपुलर जो एक स्लोगन, ये पॉपुलर एक बयानियत होता है ना, उसके साथ हो जाते हैं। भाई आपने 30-35 लाख रुपए दे दिए, 30-35 लाख रुपए बहुत होते हैं, ये 2 भाई रहे हैं यहाँ पर, भाई यहाँ क्यों कुछ नहीं करते? इस पहलू पे भी तो गौर करें, इदारे एजेंसियों को, वो तो है, हम सब कहेंगे कि इस मंगले आज से नहीं 50 साल से जारी है, और लीगल भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। तो एक आपके प्रोग्राम के जरिए जरा उन लोगों को भी मैसेज दिया जाए जिनके हो सकता है कल बच्चे फिर तैयारी पकड़ रहे हो या हो सकता है रास्ते में हो, हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कि पाकिस्तान को अभी जहन्नुम तो नहीं बन चुका, हमने भी बड़ी ये तो सरकार ने तो लंदन से छोड़ के पाकिस्तान आ गया भाई, बड़े अच्छी इनकी, मुझे पता है, मैं इनके बड़ी सोबतों में रहा हूँ शाम की, तो ये तो छोड़ के अच्छा मैं ऑन एयर बता रही हूँ मुजाहिद साहब, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुम मजाक कर रही हो, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पाकिस्तान से बाहर जाने को दिल ही नहीं चाहता। अगर जाया करें, ये ऐसा भी ना करें, ये ऐसा भी गलत है, कभी-कभी जाया करें वापस आ जाए। ठीक है जी, चलिए घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट जाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा जी, आयशा से राब्ता बहाल हो गया, आयशा आपकी तरफ आना चाहिए। आयशा वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आप बात आपने छोड़ी थी। जी फिजा साहब, मैं ये कह रही थी कि मैं किसी ह्यूमन स्मगलर को या किसी एजेंट को मैं मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती, ना मैं यूरोप को या यूनान को मैं मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगी कि वो वीज़े नहीं दे रहे, बल्कि मैं मोर्द इल्ज़ाम अपने आप को भी ठहराऊंगी। और इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जो भी हुक्मरान रहे हैं, हम सब पाकिस्तान की इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। आज जो बच्चे वहाँ पर गए वो यंग बच्चे थे, वो किसी सरकारी मुलाजिम के बच्चे थे, कोई सफ़ेद पोश के बच्चे थे, वो तंगहाली, तंगदस्ती, गुर्बत, बेरोज़गारी से आखिरकार जो है वो तंग होकर उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई रोज़गार के मौके नहीं हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारे मुल्क में सारी उम्र सियासी टसल चलती रही आपस में, और एक दूसरे के साथ डायलॉग होते रहे,
और डायलॉग का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर बातें होती रहीं। और इसके अलावा जो है मीडिया भी हमारा जो है मुख्तलिफ ये जो सियासी इशूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता रहा, लेकिन अवाम जो है हमारा जो असल मुकाबला था, रोजगार के मौके की बात की आयशा, तो आप अपनी पुरानी पार्टी जब आपने छोड़ी थी तो काफ़ी लंबी ब्रेक लेने के बाद अब आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो आप अगर दिल पे हाथ रखे और बताइए कि रोजगार के मौके जो थे ये सबसे ज़्यादा आपने किस हुकूमत में देखे या किस टेन्योर में आपको नजर आए, किस साल में आपने देखा कि बड़े रोजगार के मौके फराहम किए गए थे? देखिए, ऑन एंड ऑफ रोज़गार के मौके कुछ हद तक फराहम किए गए, लेकिन असल में जो हमारी इकॉनमी है वो इस हद तक ठीक नहीं हुई कि वो कोई इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ सके, कोई आपके मुल्क में टूरिज़म आ सके। आपके मुल्क, अब चाइना में देखें आप, घर घर वहाँ पे कारखाना लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चों के पास स्किल्स हैं। आप जापान को देखें, हमारे मुल्क में तो एक तालीमी निज़ाम कोई ठीक नहीं है। हमारे मुल्क में ज़राअत का जो शोबा है वो सबसे निचला शोबा है। कोई PhD करना चाहे, कोई MPhil करना चाहे तो ज़राअत में उसको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। यानी जो आपके मुल्क में जो बेहतरी के रास्ते हैं, उन रास्तों को जो है वो हम ठीक नहीं समझते हैं, उनको हम इतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सारी सियासी पार्टियों को एक तो सियासत जो है उसको खेलने से जो है वो बाज आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त भी इंतहाई मुआशी क्राइसिस का शिकार है, और ये खुदा न खास्ता अगली दफ़ा फिर ऐसा हादसा हो गया हमारे नौजवान, और ये होते रहेंगे, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ये इससे पहले भी हुकूमत में ये हादसा हुआ है, उससे पिछली हुकूमत में भी हुआ है। तो हमें ये चाहिए कि सारी सियासी जमातों को एक दूसरे पर तनकीद जो है वो तामीरी तनकीद करनी चाहिए, इस्लाह के लिए तनकीद करनी चाहिए, प्लस अपनी परफॉर्मेंस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए, प्लस एक चार्टर बनाना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि हमने अपनी इकॉनमी को फला सिमत में लेकर जाना है, हमने ज़राअत पर तवज्जो देनी है, हमने डैम्स बनाने हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, हमने दरख्त लगाने क्लाइमेटिक चेंज से निपटने के लिए, हमने अपनी जो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बेचना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बैरून मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर उनको और ख़रीदना है। जिस तरह स्टील मिल्स हो गया या हमारे रूजवेल्ट होटल हो गया न्यूयॉर्क में, तो बहुत टाइम उसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे एसेट्स में इजाफा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा हो सके। प्लस ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिक्योरिटी के लिहाज से दहशतगर्दी का हमें सामना है, तो हमें सिक्योरिटी के लिहाज से ये ना हो कि एक पार्टी जो है तालिबान से मुआहदे करे, दूसरा फिर उसके खिलाफ बात करे। तो एक पेज पे हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, या सैलाब ज़दगान हो गई, या हमारे फाटा के जो IDPs हो गए उनकी रिहेबिलिटेशन हो गई। तो ये तमाम तर चीज़ें एक पेज पे हमें होना चाहिए। ठीक है, प्लस हमें आयशा, मैं आप लोग ब्रेक के बाद भी मेरे साथ मौजूद है मान, ठीक है, मुजाहिद बरेलवी, अतर काज़मी, आयशा गुलाले मेरे साथ ब्रेक के बाद भी मौजूद होंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे इसहाक खाकवानी साहब ने। इसहाक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, खाकवानी साहब मुझे नाम बहुत पसंद आया, मुझे नाम सुनते ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो इस्तेकाम का लफ्ज़ है आपकी पार्टी के इस्तेकाम के हवाले से अभी से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं, क्या वजह आपको समझ आ रही है? ये तो एक लोगों की एक राय है, और लोग चीज़ों पे बेसिकली इतबार नहीं करते, तो वो हर जगह पर कोई ना कोई मीम नोक निकालते रहते हैं। उनका हक बनता है, जब तक के कई हजरात जो हमारे साथ जिनका वास्ता है, जिन्होंने हमारे से डील किया हुआ है, उनको पता है कि जी हम किस कदर संजीदा हैं या कितनी अहलियत रखते हैं लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के मफाद की खातिर हम किस तरह इस्तेहकाम के से मुल्क के अंदर अच्छाई, और आपस में हुकूमत और अपोजिशन में जब तक आपस में मिल के काम करने के असूली फैसला नहीं होगा, तो उस वक्त तक मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस्तेहकाम नहीं होगा तो जनाब तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी तो खुशहाली नहीं होगी। ये कैसे मुमकिन है कि हम सब एक घर तो खाकवानी साहब, एक सवाल ये भी तो उठता है ना जी। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बातें खाकवानी साहब, लेकिन सवाल फिर ये भी तो उठता है ना कि आप इस्तेहकाम की बात करें तो जो लोग आपकी जब तकरीब हुई थी, जब संग बुनियाद रखा गया था, तो मुझे बताएं कि उस तकरीब में लोग आए थे, वो चेहरे वहाँ भी मुँह छुपाते फिर रहे थे, समझ भी नहीं आ रही थी, उसके बाद फिर उन लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया। फिर महमूद मौलवी साहब ने बताया कि जी हम वैसे गए थे लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर इसमें भी तो सवाल उठते हैं ना कि जो चेहरे आप ला रहे थे या वो वैसे बैठे हुए थे, तो वो जी जी ये तो जी जी खाकवानी साहब एक है ना समझाने का तरीका कि अगर वो तशरीफ लाए। वैसे आए क्या करने थे खाकवानी साहब? आपकी पार्टी की अच्छी पोजीशन है, आप जरा समझा सकते हैं कैसे आए थे? बस आप सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देने लगे डॉक्टर साहबा, ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। जी जी आपने मौलवी साहब का
और कोई हजरात के बारे में बात की तो मुझे जवाब तो देने दे। जी प्लीज प्लीज। ये तो कोई बात नहीं ना डॉक्टर साहब, आप खुद सवाल करते हो खुद जवाब। अच्छा बात ये है अगर भले हजरात समझदार ओहदों पे रहने वाले हजरात ऐसे आपका ख्याल है वहाँ सैर करने आए थे कराची से आकर लाहौर में, वो रात को खाने पर भी मौजूद थे, नेक्स्ट डे वहाँ पर स्टेज पर भी मौजूद थे। हो सकता है उनका कोई ज़हन इतना पुख्ता ना हो जितना लोग समझते हैं। वो शाम को या रात को उनको कोई ख्वाब आया जिसकी वजह से वो उन्होंने आपको ये अंदेशा दिया कि शायद वो खुश नहीं है। किस चीज़ से खुश नहीं है? वो तो खुद अपनी मर्जी से अपने मुसाफत करके 1000 किलोमीटर चल के पहुँचे और यहाँ पर आकर शामिल हुए, और अगर शामिल नहीं हुए तो स्टेज पे ना बैठते और कहीं ऑब्जर्वर की सीट पे बैठ जाते। बात तो ये है ना जनाब, ये तो मेरा कसूर तो नहीं, ये तो उनसे पूछे जो आए और फिर चले गए, अगर गए हैं तो। हमें तो नहीं पता उनसे भी पूछा आपसे भी पूछा। जी 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 ठीक है खाकवानी साहब, ठीक है। मुझे फिलहाल ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुजाहिद बरेलवी साहब, अतर काज़मी साहब, आयशा गुल अली साहिबा मेरे साथ मौजूद है। तीनों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अतर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले इसाक खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, ज़रा दोबारा नाजरीन के लिए दोहरा दूँ, जिन्होंने अभी वो न्यूज़ लगाया है कि महमूद मौलवी साहब ये फरमा रहे थे कि बस बहुत से लोग सिर्फ वहाँ पर खाना खाने गए थे या वैसे ही गए थे, लेकिन वो लोग ज्वाइन करने नहीं गए थे पार्टी को। तो ज़ाहिर बात है फिर सवालात, तबसरे और तज्ज़िये शुरू हो गए, टॉक शोज़ में भी बातें। तो उन्होंने जवाब थोड़ा गुस्से से दिया जो नाजरीन ने भी देखा। अतर आप कैसे कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को, आपका क्या एनालिसिस है? उन्होंने गालिबन ये बोला कि क्या फिर खाना खाने आए थे, सारे क्या करने आए थे कराची से? देखिए इशू ये होता है कि जिसने भी अपनी पार्टी चेंज किया या किसी पार्टी में वो शामिल होगा, मकसद क्या? मकसद ये होता है कि उससे सियासी तौर पे मुझे कितना फ़ायदा पहुंच सकता है। इस वक्त जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका इशू ये है कि ये शख्सियात उधर गई हैं, यकीनन बड़ी अहमियत थी इन लोगों का वहाँ पे होना। ये खाकवानी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो शख्सियात वहाँ पे क्यों मौजूद थी, लेकिन मुल्क के अंदर जो माहौल है उन शख्सियात को भी पता है क्या इस जमात के अंदर रहते हुए हम इलेक्शंस जीत जाएंगे, क्या इस जमात के अंदर रहते हुए हमें इक़्तिदार का हिस्सा मिल जाएगा, वो नजर नहीं आ रहा। ये जमात जो है खुद अदम इस्तेकाम का शिकार है। इस जमात का तो यही नहीं पता कि ये हुकूमत के खिलाफ वोट बैंक लेंगे या हुकूमत के हक में जो वोट बैंक है उसमें यह कोई अपना हिस्सा लेंगे। इस जमात में जो ऐसी शख्सियतें जिनके सबसे ज्यादा ओहदे हैं, ओन चौधरी साहब, वो तो इस वक्त भी काबीना का हिस्सा हैं, वो तो वज़ीर आज़म के मशीर हैं। तो ये इशू है, और इसमें हुक्मरान इत्तेहाद का भी यही इशू है। ये जमात बनाई इसलिए गई कि पंजाब के अंदर जो वोटर है, पीटीआई का वोटर है, वो दूसरी जमातों को वोट नहीं देगा। इस वजह से ये तासुर था कि शायद कोई इस तरह की जमात बनती है, बड़े नाम पीटीआई से इधर आ जाते हैं तो शायद कोई वोट बैंक टूट जाए, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा ऐसा होता हुआ हमें लग नहीं रहा। ठीक है, ऐसा होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब। ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क में इस वक्त किसी सियासी जमात की जो लीडरशिप है उसके पास मसाइल का कोई हल नहीं है, फिर हल किसके पास है? अब्बासी साहब क्या कहना चाह रहे? बातें वैसे वो सीधी सच्ची खरी कर देते हैं। वो कुछ दिन पता चल जाएगा खाकान अब्बासी साहब कुछ दिन में पता चल जाएगा कि इस तरह गुरेज क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, क्यों वो अभी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो रही है ना उनकी। जी जी, वो हमें तो ठीक है, लेकिन बड़े यानी बहुत भले आदमी हैं। एक तो ये वाली बात, लेकिन ये जो मैं तो खैर आपने मौजूद छेड़ दिया, अथर ने तबसरा भी कर दिया। इस्तेकाम पार्टी को बहुत संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। ये अगर आपके मीडिया के इतने 50 कैमरे ना होते ना, और सर झुकाए हो आप चौधरी साहब को देख रहे थे, बाकी आप देखे ना तुम्हारे पास है कौन दाएं बाएं, तो देखिए कौन चौधरी पीछे बैठे हुए थे, इधर कोई और बैठे थे, नाम भी नहीं पता। खाकवानी साहब यकीनन बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये पार्टी अभी मैं वो नहीं कहता कि उसको मेरे ख्याल ये भी हम वक्त कर रहे हैं। तो सियासत बड़ी शफ़ाफ होती है। फवाद चौधरी वहाँ बैठे हुए ज़रूर सोच रहे होंगे और बाकी लोग भी कि उन्होंने किस तरह खादिम हाथ बांध कर खान साहब के सामने खड़े रहे, और रियासत का या तारीख का जबर है कि आज वो पीसी में इस तरह बैठे थे।
सियासत का जवर आप ये देखिए ना कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि परवेज इलाही एक कोठरी में बगैर पंखे के लेटे हुए हैं ज़मीन पर, और उनके 40 साला सियासी रफीक, खूनी रिश्ते वाले, उन्होंने एक लाइन का ये तक नहीं बयान दिया, मेरा और आपका अगर भाइयों लाख इख्तलाफात हो, मैं कम से कम जाके उसको पूछता तो कि तुम्हें पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस हाल में हो, क्या हो। मेरा इशारा कतई अपनी अजीजा आयशा गुलाली की तरफ नहीं है। तो शफ़ाक सियासत बड़ी शफ़ाक होती है। मैंने कहा ना, चौधरी चुराद और चौधरी परवेज एक नाम होते थे, और क्या क्या सलूक उनके साथ हो रहा है, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये तो दुश्मनों के साथ भी हो तो हम जैसे लोग हैं ना रवायती, और चौधरियों के बारे में कहा जाता था खातून चुराद आपके बड़े रवायती लोग हैं, लेकिन जो शक्ल मैं देखता हूँ, जो उनके मनाजिर स्क्रीन पे देखता हूँ, इतनी बेरहम, इतनी शफ़ाक सियासत हो जाए कि आप, और है अगर उसका एक पसमंजर भी है। वजह ये भी है फिजा कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी ना, तो मिठाइयाँ तकसीम की गई थी, और जिस फांसी पर दस्तखत किए थे ज़ियाउल-हक ने ना, वो कलम जो है चौधरी साहब ने अपने पास रख लिया था। तो जब मेरे पास आए तो मैंने कहा, आप मुशर्रफ दौर में कि आप तो बड़ी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिस फौजी आमिर ने एक सियासतदान के जिससे हम बड़ी जिंदगी इख्लाफ भी करते रहे, फांसी पे दस्तखत किए, वो कलम आपके पास अभी तक महफूज है, तो आप क्या बात कर रही हैं फिजा। अभी आप लोग सॉरी जो हमने पूरी तारीख देखी है ना सियासत की, सफाकी की, और ये इस्तेकाम पार्टी एक पाक सियासत का बदनुमा चेहरा था जो हमने स्क्रीनों पे देखा। जी ठीक, चले मुजाहिद साहब, मैं आयशा आपकी इजाज़त से आयशा गुलाली साहिबा की तरफ जाती हूँ। आयशा साहिबा, तमाम पार्टियों ने तकरीबन अपनी जो इलेक्शन मुहिम है वो शुरू कर दी, लेकिन आपकी पार्टी या आपके लीडरान ये कहते हैं कि जी दूर दूर तक हमें इंतखाबात इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। नहीं, मेरे ख्याल से इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, और हमारी लीडरशिप ने भी ये कहा है कि इलेक्शंस को अपने टाइम पे होना चाहिए, और आवाम को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने वोट के ज़रिए लोगों को मुंतखब करें। तो हम इंशाल्लाह अपने मंशूर के साथ जाएंगे, और कुछ पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त जो सामने आई हैं, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव साहब बात कर रही थी, तो उसके बारे में उनको हमने मुखलिसाना मशवरा हमारी तरफ से गया था कि जो टाइम आपका है वो ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपके जो कारकुन है, पीटीआई के कारकुन हैं, वो जेलों में हैं, और आप लोग जो है वो एक नई पार्टी का क़याम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये कोई टाइम अच्छा टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, मुनासिब टाइम नहीं है, और प्लस मंशूर नहीं है पार्टी का। लोग पहले पार्टी का मंशूर देखते हैं, उसका नज़रिया देखते हैं, फिर जमा होते हैं। आप लोग जो हैं वो पहले जमा हो गए हैं, फिर मंशूर, तो मतलब, और फिर सियासत छोड़ने का ऐलान, फिर अगले दिन आपने सियासत ज्वाइन कर ली। तो ये कुछ जो है वो चीज़ें ठीक कौम के सामने नहीं आई। तो बाकी PMLQ जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपना एक नज़रिया है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हमारा जो एक इंक्लूसिव हमारा है कि सिंधी कार्ड, बलोची कार्ड, पंजाबी कार्ड, पख्तून कार्ड पे सियासत नहीं करनी, हमने मुत्तहिद पाकिस्तान की सियासत करनी है, क्योंकि हमारे ID कार्ड पे जो है वो कोई शिया सुन्नी, कोई पख्तून पंजाबी तो नहीं लिखा होता है। हमारे ID कार्ड पे मुसलमान और पाकिस्तानी लिखा होता है, और इसी चीज़ को हमने फरोग देना है कि पाकिस्तान में फिर टूरिज्म भी आए, पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट भी आए, ताकि अमन जो है, यूनिटी होगी तो अमन आएगा पाकिस्तान में। सबको एक पेज पर होना चाहिए पाकिस्तानी होने के तौर पर। अच्छा, इससे पहले कि अतर साहब आपकी तरफ और एक क्लिप भी है, टीम ज़रा रेडी रखेंगे, फिर अतर साहब की तरफ चलेंगे। आयशा, ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो आगे आइंदा इलेक्शन में किसी को वाजे हम अक्सरियत या मिलते हुए नहीं देख रहे हैं, बर्तरी मिलती दिखाई नहीं दे रही है, तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं तमाम पार्टियों की। तो आप लोग अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो किसके साथ करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, नून लीग के साथ कर सकते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आने वाली जो गवर्नमेंट है वो यानी सब जो है वो तकरीबन मौजूद होंगे गवर्नमेंट में, और वाज़ेह मेजॉरिटी किसी की सामने नज़र नहीं आ रही। सीट एडजस्टमेंट इंशाल्लाह हमारा जो इम्कान है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, क्योंकि पंजाब में उनका एक प्रेजेंस भी है, और हमारी पार्टी की तरफ से एक फ़ैसला हुआ है, पार्टी के जो लीडरशिप हैं और हम सब ने एक जमहूरी फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ जो है आगे चला जाए, और पंजाब में मिलकर जो है वो काम किया जाए। यानी मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है? जी इंशाल्लाह दोनों जमातें मिलकर पंजाब के लोगों की जो है वो खिदमत करेंगी, कोशिश करेंगी कि इंशाल्लाह
लोगों को दोनों जमातों का माजी कैसा रहा है, इस पे जरा तबसरा आप कीजिएगा अतर। लेकिन पहले क्लिप जरा चला दें। क्लिप रेडी है टीम, तो जरा चलाइएगा अतर। मुजाहिद साहब आप भी, आयशा आप भी, जी जी क्लिप चलाइएगा। जी साहब, बिलावल साहब ने कुछ फरमाया, फिर एहसन इकबाल साहब ने उसका जवाब दिया। कुछ दिन पहले इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है, इस तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी थी, हम सब ने सुनी थी। लेकिन आज तो मामला गिले शिकवे शिकायतों पर आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये काबीना का हिस्सा है। कोई भी बजट हो, कोई भी पॉलिसी हो, कुछ भी अगर ये पास करेंगे तो वो काबीना के थ्रू जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू जाता है। ये बुनियादी तौर पे अवाम के शऊर की तौहीन करने की कोशिश है। इंतखाबात से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश है कि जनाब ये देखें, हमारे तो आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर इंतखाबात के करीब दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर जान पड़ गई और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, तो आप देखेंगे कि ये दोबारा बड़े अच्छे भाई बन जाएंगे और दोबारा मिलके जो है वो इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ बातें कर रहे हो। चलें जी, भाई बनना दोबारा से, या इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत की बातें हो रही। तो मुझे साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आयशा साहिबा ने फरमाया कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, मुस्लिम लीग काफ की। तो अगर माजी की बात करें दोनों जमातों की, तो माजी भी मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा होगा, तो आगे सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे ब्रेलवी साहब? जो आखिरी जुमला जो कहा था मैंने अत्तर का, वो थोड़ा सा बहुत सियासी और सहाफती तजर्बे की सबब है। मैंने भी इससे ज़्यादा, शायद इसलिए नहीं कि उम्र ज़्यादा हो गई है, बल्कि एक सहाफत सियासत का तजर्बा है। और ये जो आप ये देख रही हैं ना, उतना लोगों को बेवकूफ़ ना समझें कि आप टीवी में बयान दे रहे हैं तो जाहिर कर रहे हैं कि जी एक दूसरे की मुखालफत। अभी जो है वो तहरीक और जो इंसाफ जिसका जिक्र कर रहे थे, वो डरावना ख्वाब है इन लोगों के लिए। और अगर वो समझते हैं जो लोग उनकी एस्टेब्लिशमेंट वाले की हुकूमत भी हो जाए, अपोजिशन भी उनकी हो जाए, तो अभी जरा इलेक्शन का पेंडोरा बॉक्स खुलने दें। इलेक्शन एक जिन होता है, वो बाहर निकलता है ना तो सबसे पहले अपने बच्चों को खा जाता है। आपने दिबनी इलेक्शन नहीं देखा जो पंजाब में हुआ था, और नून लीग ने सब नशिस्तें जो हैं वो दे दी थी पीटीआई के लोगों को। आज इस्तेकाम पार्टी को उन्होंने इसलिए कबूल नहीं किया कि कोई बल्ले के ऊपर शेर लगाने से वो शेर को वोट नहीं मिलता। तो बीबी अभी इतना करते हैं, ये जो बयान जो दो चार आपने पहले सुनाई, इस पे कोई वो ना जाए। जो असल में आखिर में बात कही ना कि अभी एक ही है सब, ये चाहते हैं हुकूमत भी हो हमारी, अपोजिशन भी आपकी हो। नहीं, ये लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग, ये कुछ अपनी प्लानिंग बैठ के कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि ड्राइंग रूमों में, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप ये ना भूलें कि 10,000 कारकुन इस वक्त काल कोठरियों में बैठा हुआ है, जिन्हें मम्मी डैडी और कहते थे कि चुटनी मुंह में लेके बैठे हुए हैं। 10,000 लोग, जिनमें 66 मैंने सुना 150 के फौजी अदालतों को मुकदमे दे दिए गए हैं क्योंकि इनके पास सबूत नहीं थे मौजूद। और आज भी ये साबित 40 दिन बाद नहीं हो रहा कि जी किसने किया, कहाँ किया, कोई आया, ऑडियो वीडियो कोई सबूत होती है न। जस्टिस नासिर अहसन जाहिद का केस अभी तक ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट हमले का, कि वीडियो जो अर्थ काउजी ने पेश की थी, उन्होंने उसको नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट हमले में नून लीग के किसी कारकुन को सजा नहीं मिली थी। कहा कि उस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बाकायदा माइक लेके कह रहे थे कि तुसी ने अच्छा करा, अब अभी नान कीमा खाओ। मकसद ये कि जो बात है अभी इस तरह हमें ये जो पीडीएम के लोग जो फजल रहमान ये सब कर रहे हैं फ्रेंडली, इतना बेवकूफ कम से कम नहीं समझे पूरी कौम को। हो सकता है जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे वो वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, सितम। चले, मुझे ऐसा आपका पॉइंट है कि आयशा गुलानी साहिबा, आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही थी ना कि मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकती काफ की, तो जरा इधर बताइएगा मुस्लिम लीग नून के अंदर की जरा कहानी जो है, सूरत हाल है कि सदर से ज़्यादा नायब सदर की चलती है। और अगर आप देखें कि जी इख्तलाफ राय, उसकी तो गुंजाइश होनी चाहिए जमहूरी पार्टियों में, लेकिन इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आती है। तो जमहूरी जमात का ये आमिराना जो रवैया है, इस पर भी ज़रा तबसरा कर दें आप, सियासतदान है, चीज़ों को समझती हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जमहूरियत जो है उस हर पार्टी में होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो ये तो एक जमहूरियत का उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और बाकी ये है कि जमहूरियत के लिए सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी बड़ी तकलीफ़ें गुजरी हैं सारी सूरत हाल में। और फिर हमारी जो इदारे बाज़ जब सियासी हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी के इदारे या अदलिया, तो वो फिर इस तरह भी होता है कि मतलब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल वगैरह भी कर दिया जाता है। मतलब कोई सॉलिड रीज़न की बुनियाद पर नहीं, खामा खाही उनको नाअहल कर दिया जाता है ताहयात।
तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो मतलब तकलीफ़ें गुजारी हैं सब ने, और इस सिस्टम का तकलीफ, लेकिन सबको जो है अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। और एक बात है कि सेनेट चेयरमैन की जो है ना ये उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को मैं कल पढ़ रही थी कि माशाल्लाह चार्टर्ड तैयारी पे वो जाएंगे, उनके 4 फैमिली मेम्बर्स होंगे, फिर उनकी अकोमोडेशन बाहर जो है वो आवाम के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर होगी, उनके घर की जो फर्नीचर है वो गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर आएगा। तो ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अगर हम मिसाल देखें, 717 से 720 तक 3 साल उनकी हुकूमत थी, लेकिन 3 साल उन्होंने जो हुकूमत की उससे हमारे हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह सेनेट चेयरमैन के लिए जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बनाई जा रही हैं हमारी हुकूमत में, या MNAs हम इंक्लूडेड, मैं और हम सब जो हैं, जिस तरह हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर लेते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि यूनान कश्ती में बेचारे क्यों जो है वो हलाक शहीद हो गए, गुर्बत और बेरोजगारी पाकिस्तान में क्या है, और हमारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो वो शहजादे थे उन्होंने अपना सारी जो जायदाद है वो कौमी बैतुल-माल में जमा करवा दी, लेकिन हमारे ठीक है जी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।